गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोग एफोरिज्म से 29, 80 और 81 के थ्रू गए होंगे। एंड आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ऑलरेडी पूछ सकते हैं। ठीक है। एफोरिज्म 81 हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे और एफोरिज्म 81 में हम लोग पढ़े थे बेसिकली क्या, 80 और 81 दोनों में सूरा, सेकेंडरी सूरा और उसके मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़े थे कि कैसे सूरा सेकेंडरी सूरा में, सॉरी, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सूरा लैटेंट स्टेज में जाता है और लैटेंट स्टेज कैसे सेकेंडरी स्टेज में जाता है। और सेकेंडरी स्टेज के सूरा के जो सिम्टम्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो डिपेंड करता है हम एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे शारीरिक और मानसिक बनावट पे। ठीक है। और दूसरा दूसरा हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या किस टाइप की एजुकेशन मिल रहा है, कैसा हम लोगों को सराउंडिंग मिल रहा है, कैसा डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर है, कैसा फूड मिल रहा है, कैसा हैबिटेट है। ये सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट, मतलब हमारा जो मैथमेटिक बैकग्राउंड हुआ, ठीक है, उसके ऊपर हमारा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिजिकल एंड मेंटल दोनों। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, माइग्मेटिक बैकग्राउंड हुआ, और उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके प्रति हम लोग एक्सपोज हो रहे थे, जिसमें हमारा फूड हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है, एजुके हमारा कैसा एजुकेशन है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्टर है, ठीक है, वो हो सकता है। और जो जो भी चीज़ें जो हमको मतलब इफेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, ये होता है जो हमारा सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। और ये सारी चीज़ें हुई, और इसके ऊपर एक एक्साइटिंग कॉज आया या ट्रिगर फैक्टर आया, ठीक है, एक्साइटिंग कॉज आया या ट्रिगर फैक्टर आया, जो भी कहिए। और ये सारी चीजें का जो कंबाइंड फॉर्मुलेशन है, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें जो है ये सब चीजें मिल करके एक्साइटिंग कॉज के द्वारा जब एक्साइट की जाती है, तो ये डिफरेंट काइंड की सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन देती हैं सूरा की, और सूरा की देती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मैग्नेटिक बैकग्राउंड हुआ, ऊपर से जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके प्रति हम एक्सपोज्ड हैं, मे बी फूड, हैबिटेट, एजुकेशन वगैरह वगैरह, जो चीज़ें हो सकती हैं, इन्वायरमेंट वगैरह जो भी हो सकती हैं। हैबिटेट का मतलब कहाँ रह रहे हैं, डैम इलाके में रह रहे हैं, डार्क यहाँ रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके और तब ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस को डिसाइड करती हैं। सिर्फ मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं होता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं होता है, और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से ही नहीं होता है। ध्यान देने का बात है कि जो हम लोग स्यूडोक्रोनिक डिजीज का बात किए थे, स्यूडोक्रोनिक डिजीज का बात किए थे, वहां पे वहां पे ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होगा अगर माइजमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। अगर माइजमेटिक बैकग्राउंड नहीं है तो फिर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये जो है सिर्फ इंडिस्पोजिशन क्रिएट करेगा, कंटिन्यू करेगा, इंडिस्पोजिशन क्रिएट करेगा, माने स्यूडोक्रोनिक डिजीज पैदा करेगा। बट अगर माइग्मेटिक कॉज है, अगर माइग्मेटिक जो है माइग्मेटिक बैकग्राउंड जो है आपका पोल्यूटेड है,
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक मायाज्मा है, क्रॉनिक मायाज्मा है, ऑब्वियसली क्रॉनिक मायाज्मा है, ठीक है। तो ये अब लेटेंट स्टेज में है और ये जाके अब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन देगा अगर एक्साइटिंग कोच से इसको मुलाकात हुआ तो, ठीक है। ये चीज हम लोग एफोरिज्म 81 में जिक्र किए हैं। एफोरिज्म 81 का फुटनोट, एफोरिज्म 81 का फुटनोट एमसीक्यू पर्पस से, आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग नीट वगैरह के पर्पस से, या जो आप स्टेट पीएससी देने जाइएगा, इंटरव्यूज देने जाइएगा, उसके पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे हैनीमैन साहब ने सिडेनहैम का प्रशंसा किया है। सिडेनहैम का नाम आप लोग सुने होंगे, जब आप लोगों को पीएसएम पढ़ाया गया होगा, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ सिडेनहैम का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। सिडेनहैम का नाम एपिडेमिक से जोड़ के ये किया जाता है। तो यहाँ पे भी सिडेनहैम ने का हैनीमैन ने बहुत ही प्रशंसा किया है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि 81 फुटनोट में मास्टर हैनीमैन ने सिडेनहैम का प्रशंसा किया कि उन्होंने जो हर एपिडेमिक डिजीज को एक ही बीमारी के रूप में, मतलब एक ही कॉज से माना जाता है, उस चीज का सिडेनहैम ने जो मतलब आलोचना किया था, जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में एग्जिस्ट कर रहा था, उस चीज को कि एवरी एपिडेमिक इज अ न्यू एपिडेमिक, ये बात जो है मतलब सिडेनहैम ने बोला था। तो इस चीज को लेके सिडेनहैम का हैनीमैन साहब ने बहुत प्रशंसा किया है, बहुत प्रशंसा किया है यहाँ पे कि देखिए वो कितने ईमानदार थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एफोरिज्म 81 फुटनोट में ध्यान में रहना चाहिए, एकदम इसको मतलब मिस नहीं होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पे 81 फुटनोट में हैनीमैन ने 81 फुटनोट में हैनीमैन ने सिडेनहैम का प्रशंसा किया है, ठीक है, प्रेज किया है इनको। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब जो डिफरेंट एपिडेमिक्स के बारे में इनका जो आइडिया था वो हैनीमैन से मिलता जुलता था कि सारे एपिडेमिक्स नए एपिडेमिक है, कोई एपिडेमिक रिपीट नहीं होता है। तो ये हो गया एफोरिज्म 81 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एफोरिज्म 82। एफोरिज्म 82 में बोला जा रहा है कि अब जबकि हमने क्रॉनिक डिजीज का ये एक नया कॉज तलाश लिया है, खोज लिया है, जो कि क्या है, जो कि सोरा है। क्रॉनिक डिजीज का जो नया कॉज है ये क्या है, तो ये सोरा है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट से, इसके स्पेसिफिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही हमको क्रॉनिक डिजीजों से छुटकारा हो सकता है। तो ये चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस एफोरिज्म में अगर आप आगे आइएगा तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सोरा के ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोरा या लेटेंट सोरा के मैनिफेस्टेशंस के लिए हमको जो है रियल क्योर के लिए स्ट्रिक्ट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एफोरिज्म 82 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला जा रहा है कि सोरा का कॉज अपने को मिल गया, तो सोरा की कॉज का ट्रीटमेंट जो है हम लोगों को करने से सोरा ठीक होगा। बट ये जो सोरा की कॉज का ट्रीटमेंट है, ये मतलब ये कॉज ओरिएंटेड ट्रीटमेंट हो गया। तो 82 में कहा जा रहा है बेसिकली कि अब एकदम ये क्लियर हो गया कि होम्योपैथिक मेथड ही ओनली वे है इन क्रॉनिक डिजीजेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कॉज को टारगेट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉज क्या है, मोस्टली सोरिक मायाज्मा है। कॉज क्या है, मोस्टली सोरिक मायाज्मा है। तो लेकिन इस कॉज को के ट्रीटमेंट करने में भी
इस कॉज का ट्रीटमेंट करने में भी हम लोगों ने जो लास्ट एफोरिज्म के बारे में आज डिस्कस किया कि सिर्फ मायाज्म नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कैसे सिचुएशन से एक्सपोज किए जा रहे हैं, क्या क्या खाना खा रहे हैं, क्या क्या दिमाग में आपके दिया जा रहा है, कैसा एजुकेशन हो रहा है, कहाँ रह रहे हैं, किस किस टाइप के सिचुएशन से आप एक्सपोज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइंड करके आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करने से काम नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रोनिक डिजीजेज के केस में आपको स्ट्रिक्ट पार्टिकुलर अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो आपके बुक में लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखे हुए हैं, इंडिविजुअलाइजेशन। सो एफोरिज्म 82 में एक बार फिर इंडिविजुअलाइजेशन की बात आई है। और एफोरिज्म 82 के बाद हम लोग जो प्रोसेस शुरू करेंगे, अभी तक हम लोग कल बात क्या किए थे कि हम लोग 71 में 3 पॉइंट्स का बात किए, उसके बाद 72 से 82 तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जनरल सर्वे ऑफ डिजीजेज कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ की 72 में एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज देखे, 73 में एक्यूट डिजीज के बारे में देखे, 74, 75, 76 वेयर आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेज, जिसको कि हम एट्रियोजेनिक डिजीज भी कह सकते हैं। 74, 75, 76 आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, 77 वाज स्यूडो क्रोनिक डिजीज, एंड 78 से 82 तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये ट्रू क्रोनिक डिजीज या नेचुरल क्रोनिक डिजीज या ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग शुरू करेंगे एफोरिज्म 83 से, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे एफोरिज्म 83 से, एक नया चैप्टर शुरू होता है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केसिंग। बट एफोरिज्म 83 से लेके 104 तक जो हम लोगों का केस टेकिंग है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक रीडिंग देंगे एफोरिज्म 82 का। बोला जा रहा है, although the discovery of the great source of chronic diseases, as also by the discovery of specific homeopathic remedies, specific homeopathic remedies, इस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं किया अभी तक, इसको आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडी, आई थिंक इस चीज को आप लोगों को डिस्कस किए होंगे सर, जब क्रोनिक डिजीजेज पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे ये डिस्कस किए होंगे स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज। आज मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जस्ट व्हाट इज द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस एंड व्हाट इज देयर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग मैं जस्ट आज इस क्लास के बाद फॉर्म्स पे एक डाल देता हूँ और आप लोग दो मतलब एक लाइन में लिखकर और उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से क्या समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से आप क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर द सोरा। Medicine has advanced some steps nearer to a knowledge of the nature of the majority of diseases it has to cure. Yet, for setting the indication in each case of chronic (chronic) disease, he is called on to cure the duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristics is as indispensable, underline कर लीजिएगा, for the homeopathic physician as it was before that discovery, as no real cure of this or other diseases
or of other diseases can take place without a strict particular treatment individualization. strict particular treatment individualization हमने पहले ही आपको बोला था हाईलाइट करने के लिए of each case of disease. Only that in this investigation some difference is to be made when the affection is an acute and rapidly developed disease. सीधा बोल रहे हैं acute disease में भी इंडिविजुअलाइजेशन किया है जाना है, बट इंडिविजुअलाइजेशन के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो कि हम लोग देखेंगे. And when it is a chronic one, seeing that in acute diseases the chief symptoms strike us and become evident to the senses more quickly, and hence much less time is required for tracing the picture of disease, and much fewer questions are required to be asked, as almost everything is self-evident. Then in chronic disease which has been gradually progressing for several years, in which the symptoms are much more difficult to ascertain. Obviously ये बात बोल रहे हैं कि जो एक्यूट डिजीज है, एक्यूट डिजीज में सिम्टम्स फ्रेश होते हैं तो सबको याद रहता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है. बट क्रॉनिक डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ, बहुत अगर लंबा समय से है तो वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. यही चीज़ 82 में बोला जा रहा है. तो 82 में बोला जा रहा है स्ट्रिक्ट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट माने इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए. 82 में बोला जा रहा है कि चूंकि अब हमने सोरा को एस्टेब्लिश कर दिया है क्रॉनिक डिजीज के कॉज में, तो क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट रिलेटिवली आसान हो गया, क्योंकि हम लोग सोरा के सिम्टम्स को टारगेट करके स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 82. यहाँ पे हम लोग बात किए थे स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में. स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस के लिए बताया गया है. कल हम लोगों ने पढ़ा था या उसके एक दिन पहले पढ़ा था प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा क्या है. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा था पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शंस with intolerable voluptuous tickling itching accompanied with few vesicles and a peculiar odor. ये सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन था. ठीक वैसे ही सिफिलिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन वेनरल सैंकर है, साइकोसिस का पॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ्स. ये जो है ये प्राइमरी स्टेज में है और प्राइमरी स्टेज ऑफ मायाज्म रिलेटिवली इजीली क्यूरेबल होता है. प्राइमरी स्टेट ऑफ मायाज्म के लिए हैनीमैन साहब ने स्पेसिफिक मेडिसिन बताया है. जैसे कि सोरा की प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के लिए उन्होंने बोला है सल्फर, एलएम पोटेंसी, लार्ज डोजेज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन. ठीक है, सोरा की प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के लिए उन्होंने बोला है सल्फर पोटेंसी, क्या बोले, एलएम पोटेंसी, लार्ज डोजेज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन. ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ chronic miasm and its specific treatment. ठीक है, टी माने ट्रीटमेंट. सोरा का क्या प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, याद है आप लोगों को, स्किन इरप्शन जिसमें वोलुचुअस टिकलिंग इचिंग होगा, फिर वेसाइकल्स होगा, पिक्यूलियर ऑडर होगा. ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है. सोरा के लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिन होगा सल्फर, एलएम पोटेंसी में फ्रीक्वेंट डोज, बार बार खाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन एंड लार्ज डोज. होम्योपैथी में हम लोग हमेशा स्मॉल डोज का बात किए हैं, बट प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा के केस में हम लोग लार्ज डोज देते हैं. ये ध्यान में रहना चाहिए. हम लोग मिनिमम रिपीटेशन का बात करते हैं, पर यहाँ फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करते हैं. ये हो गया सोरा का. सिमिलरली सिफिलिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या है, सिफिलिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है वेनेरल सैंकर.
इसमें मेडिसिन क्या बोले हैं सिफिलिस के केस में? सिफिलिस के केस में बोले हैं बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी, बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी। ठीक है, डोज और रिपीटेशन वही रहेगा, लार्ज डोज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, बार बार देना पड़ेगा। ये हुआ सिफिलिस के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, जो वेनेरल सैंकर है उसका स्पेसिफिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सिफिलिस के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन का स्पेसिफिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी, डोज लार्ज डोज का क्या मतलब? एज पर माय टीचर, मेरे टीचर जो हमको बताए हैं प्रोफेसर एलएम खान सर, कि लार्ज डोज का मतलब माउथ फुल ऑफ डोजेज एंड फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, मैंने बार बार लेना। तो ये हुआ सिफिलिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। ठीक है, नाउ आ गए साइकोसिस। साइकोसिस के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या क्या ट्रीटमेंट है? साइकोसिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है। ठीक है, यहाँ पे थूजा, एलएम पोटेंसी, लार्ज डोज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। इसमें आपको बीच बीच में इंटर करंट मेडिसिन देना पड़ेगा, इसमें इंटर करंट मेडिसिन देना पड़ सकता है। ठीक है, इंटर करंट मेडिसिन यहाँ क्या होगा? एसिड नाइट्रिक, पूजा के बीच बीच में आपको एसिड नाइट्रिक का डोज देना पड़ सकता है, पड़ेगा। और दिस इज द ओनली प्लेस, यही एकमात्र जगह है जहां की होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, ये साइकोसिस का जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, इनवेटरेट है, तो यहाँ पे इसका जो स्पेसिफिक मेडिसिन है थूजा। ठीक है, थूजा के लोकल एप्लीकेशन के लिए हैनीमैन ने एडवाइस किया है। इसके अलावा होम्योपैथी में और कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कहीं भी होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया गया है। तो ध्यान देने वाला बात है, तीन जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस के, सोरा का इक्विलियर क्यूटेनियस इरप्शंस विथ फ्यू वेसाइकल्स विथ वॉलुप्चुअस इनटॉलरेबल टिकलिंग इचिंग विथ पिक्यूलियर ऑर्डर, ये हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ बताया गया है। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर जगह आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करने के लिए बोला गया है। बट हैनीमैन साहब ने ये जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हैं तीनों मायाज के, ये इनका मैनिफेस्टेशन मतलब इतना फिक्स्ड है, एक तरह से ऐसा है कि इसमें कोई मतलब चेंज नहीं रहता है यहाँ पे। दैट इज वाई इसके लिए इंडिविजुअलाइज करिएगा तो एक ही मेडिसिन आएगा, और वो मेडिसिन क्या होगा? सल्फर, एलएम पोटेंसी, लार्ज डोज में फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना है। सिमिलरली सिफिलिस में जो वेनरल सैंकर होता है उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी देना है, लार्ज डोज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन देना है, एलएम पोटेंसी भी देना है। सिमिलरली साइकोसिस के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होगा अगर, तो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है? थूजा, एलएम पोटेंसी, लार्ज डोज, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। इसमें इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में मैंने बीच में थूजा के बीच में आपको नाइट्रिक एसिड देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इनवेटरेट केस है, लॉन्ग स्टैंडिंग केस है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलाउ किया गया है। स्पेसिफिक मेडिसिन मीन्स थूजा का स्पेसिफिक इस्तेमाल अलाउ किया गया है। तो ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ है, ध्यान देने की बात है। ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन या लेटेंट मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के लिए है। इस चीज को आप लोग देखिए, याद कीजिए, ढंग से माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस टेकिंग शुरू करेंगे 82 to 104। थैंक यू।